स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग लगातार क्लास 10 में बिहार बोर्ड में हिंदी का काव्य खंड पढ़ रहे हैं और उस काव्य खंड में पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने अपनी 4 कविताएं पढ़ ली थी और बारी है आज अपनी 5वीं कविता की। 5वीं कविता जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत हैं और जिन्होंने इस कविता की रचना की, जिसका शीर्षक है भारत माता। ठीक है, यह वीडियो आपको थोड़ा देर से इसलिए मिल रहा है या आप इस क्लास को थोड़ी देर से इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि आने वाली कुछ परिस्थितियों के कारण क्लास हम नहीं ले पा रहे थे, उसके लिए दिल से क्षमा। लेकिन फिर भी हम लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी जल्दी जुड़िए। जल्दी जल्दी जुड़ने के बाद आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सभी का वे मोस्ट वेलकम है। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं अपना ये कविता भारत माता। इस कविता की महत्ता इस बात से पता चलती है कि आज से कुछ साल पहले तक क्लास 12 में भी यह कविता पढ़ाई जा रही थी। जब क्लास 12 में एक हिंदी की छोटी सी 50 मार्क्स की परीक्षा हुआ करती थी, उस परीक्षा के लिए इस कविता को पढ़ना बहुत जरूरी होता था। सुमित्रानंदन पंत, जिनका जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। माय डियर स्टूडेंट्स, 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में। और जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय यह जो कौसानी नामक स्थल है यह एक्चुअली में उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश था। बंटवारा हुआ, नए राज्य का निर्माण हुआ और उत्तर प्रदेश से कुछ हिस्से को काटकर उत्तरांचल बनाया गया, जिसे उत्तराखंड भी कहा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि कौसानी उत्तरांचल में है, यानी उत्तराखंड में है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि, और ये छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद के स्तंभ। छायावाद क्या है? कविता लिखने की एक प्रणाली है, एक विधि है जिसमें शब्दों के कई अर्थ निकलते हैं। एक ही कविता को लिखने के कई अर्थ जब प्रकट हो जाए, यानी एक कविता लिखा गया और उसका एक से अधिक अर्थ निकले और दोनों अर्थ एक दूसरे से भिन्न हो, तो कविता लिखने की ऐसी प्रणाली को छायावाद कहते हैं। सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये सब ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने कि छायावाद में अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। छायावाद के स्तंभों में से एक सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म 1900 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु हुई 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को। कुछ इंटरनेट पे जो अवेलेबल है उसमें दिया हुआ है कि 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई, परंतु आपकी पुस्तक में 29 दिसंबर ही दिया हुआ है, तो हम लोग उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया था। देहांत हो गया था। सरस्वती देवी जो इनकी माता थी, इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। किसी कारणवश कह गई होंगी, भगवान जाने क्या हो नहीं हो, लेकिन फिर भी ये इतने महान कवि हुए, इतने महान कवि हुए। ये बताने का, आपको ये बताने का ये कारण है कि देखिए, किसी के पास अगर कुछ नहीं भी होता है तो भी व्यक्ति अपने इच्छा बल के भरोसे जो चाहे वह हासिल कर सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इनके पिताजी जो थे, जिनका नाम गंगादत्त पंत था, यह कौसानी टी स्टेट में अकाउंटेंट थे। अब टी स्टेट क्या होता है? टी स्टेट यानी चाय का बगान। आप देख रहे हैं कौसानी एक ऐसा जगह है जो उत्तरांचल में, उत्तराखंड लगभग लगभग पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्रों में चाय की खेती होती है। चाय की खेती होती है तो उस खेती का हिसाब किताब रखने के लिए
बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने बड़े बड़े खेतों को अपने कब्जे में ले रखा है या अपने अंदर अधीन रखा है, वो चाय पत्ती जो बनाते हैं, चाय पत्ती जो बेचते हैं, उसका हिसाब किताब रखने के लिए कर्मचारी रखते हैं। तो गंगादत्त पंत वही हिसाब किताब रखने वाले अकाउंटेंट ही थे। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई और फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई, यानी क्लास 10th इन्होंने बनारस से किया। प्राथमिक शिक्षा ये कौसानी से ही किए, लेकिन हाई स्कूल जो है सो कि इन्होंने बनारस से किया। वे कुछ दिनों तक कालाकांकर राज्य में भी रहे, कुछ दिनों तक कालाकांकर, कालाकांकर, ये लगता है टाइपिंग कुछ मिस्टेक है, इसको देख लेंगे। कालाकांकर राज्य में रहे, उसके बाद आजीवन वे इलाहाबाद में रहे। इलाहाबाद, जिसको आप आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं, उसी को उस समय इलाहाबाद कहा जाता था, और इलाहाबाद में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। पंत जी का आरंभिक कार्य काव्य प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ। उनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। यानी ये इन्होंने जब रचनाएं शुरू की, इन्होंने प्रकृति को ध्यान में रखा, और प्रकृति को ध्यान में रखने के साथ साथ इन्होंने बच्चों को भी ध्यान रखा। बच्चों को ध्यान में रखने के कारण इनकी जितनी भी कविताएं हैं बच्चों को बहुत प्यारी लगती थी, बच्चों के मन में बहुत अच्छी भावना जगाते थे। इसी यही कारण है कि इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता था। बच्चों के बारे में देखने में भी देखते हैं सुकुमार जैसे हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और देखते हैं पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी हैं, परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी हैं। ऐसे तो जो लिखने का उनका शैली है वो छायावादी है, लेकिन उन अपने मन से वह मानवतावादी हैं। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्द योजना में नवीन प्रयोग किए। पंत जी की प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न है, अतः उनकी रचनाओं में एक विलक्षण मृदुता और सौष्ठव मिलता है। युग बोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत की काव्य चेतना की विशेषता है। ये जो कवि हैं ये जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समान ही छंदों की भी रचना करते हैं। कौन? सुमित्रानंदन पंत। और उन्हीं के समान नवीन शब्दों की रचना भी करते हैं, नवीन शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी कविताओं में। नवीन अर्थात नया, याद रखिएगा, नया का विपरीत पुराना होता है, लेकिन अगर आपसे नवीन का विलोम पूछा जाए तो प्राचीन होता है। ठीक है, फिर मानव सौंदर्य भी इन्होंने बताया, समाजवाद भी हुए। ये अतिवादिता ज्यादा हम जो है बहुत ज्यादा डिटेल में आपको लेखक परिचय इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेखक परिचय से नहीं आता, बट फिर भी आपको एक जानकारी होनी चाहिए। यही कारण है कि हम आपको ये पढ़ा रहे हैं कि वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी रहे। अतिवादिता यानी खूब लंबा चौड़ा कविता लिख रहे हैं वो, और संकीर्णता यानी बहुत छोटा भी लिख रहे हैं, ये दोनों के विरोधी रहे हैं। उनका अंतिम काव्य लोकायतन है। देखिए ये एक आपको ऑब्जेक्टिव मिला, इनका अंतिम काव्य लोकायतन है जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं, अब ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन। ये आपको हर एक याद रखना चाहिए। गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदंबरा आदि। पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखा। चिदंबरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ये भी याद रखिएगा कि सुमित्रानंदन पंत जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदंबरा के लिए मिला है। ठीक है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि की रचनाओं में यह कविता हिंदी की यथार्थवादी कविता के एक नए उन्मेष की तरह है। ठीक है, सुमित्रा, अब भारत माता के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। भारत माता कविता कैसी कविता है? तो प्रख्यात छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविताओं के संग्रह
ग्राम्या से संकलित है। यह लिया गया है कहां से? ग्राम्या से लिया गया है। और इस भारत माता के कविता में क्या क्या बताया गया? तो भारत माता कविता में बताया गया है कि हमारी भारत माता का स्वरूप कैसा है, उस समय भारत माता का स्वरूप कैसा है और किस प्रकार हमें उनके साथ आचरण करना चाहिए या उनके दुख को समझना चाहिए। एक्चुअली में ये कविता का शीर्षक था भारत माता ग्राम वासिनी। ग्रामों में रहने वाली, गांव में रहने वाली। असली भारत गांव में बसता है, शहरों में नहीं बसता। शहरों में आधुनिकताएं बसती हैं। भारत को जानना है, भारत की प्राचीन ऐतिहासिकता को जानना है, तो जाकर के देखिए कि इस पछुआ हवा के बहने के बाद किसान किस प्रकार परेशान है कि उसका गेहूं न सूख जाए। इस पछुआ हवा के रुकने के बाद किसान इस बात के लिए जद्दोजहद कर रहा है कि जल्द से जल्द उसके फसल में पानी पड़ जाए, ताकि जो मिट्टी सूख गई है और फसल को जो नुकसान हो रहा है वह नुकसान हम कम कर सकें। असली भारत वही भारत है। आप और हम तो आधुनिकता में जी रहे हैं, हमारा भारत गांव में बसता है। और सुमित्रानंदन पंत जी ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा, और समझा तो इन्होंने भारत माता के बारे में लिखा। और उस समय अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो उस समय भी भारत माता का स्वरूप कैसा था, इस बात को भी लिखा गया है। कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं। कविता कहती है, भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी, हमारी माँ, हमारी धरती माँ, हमारा अपना भारत गांव में रहता है। हमारी भारत माता गांव में रह रही है, और उनका जो आंचल है, श्यामल आंचल, जो धूल से भरा हुआ है, वह खेतों में फैला हुआ है। खेतों में फैला है उनका आंचल, श्यामल आंचल, खेतों में फैला ये आंचल। खेत, ये जो खेत आप देख रहे हैं, ये खेत नहीं है, ये हमारी भारत माता का आंचल है। उस आंचल में उसके बच्चे सुरक्षित रहते हैं, और इसका दूसरा अर्थ निकलता है कि उसी खेत से उपजे हुए अनाज को खाकर भारत का नागरिक अपने आप को स्वस्थ और सुदृढ़ महसूस करता है। तो कभी यहां कहते हैं, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। अब ये आंचल जो खेतों में फैला है, यह धूल भरा है और मैला है। क्यों धूल भरा और क्यों मैला है? क्यों मैला है? इसलिए मैला है कि खेतों में अनाज नहीं है। सिंचाई की कमी की वजह से धरती सूख रही है, किसान भूखे मर रहे हैं। तो भारत माता का वह आंचल धूल से भरा है, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। और जब वह अपने बच्चे को इस तरह से तकलीफ में देखती है, तो उनका ये आंसू जो निकल रहा है, भारत माता का आंसू गंगा यमुना के रूप में भारत में बह रहा है। आप गंगा यमुना में बहते हुए जल को जल देखते हैं, कवि देखता है ये तो हमारी भारत माता का आंसू बह रहा है। जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। यानी जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता है, वहां कवि की सोच पहुंच सकती है। देखने को ये बात बड़ी ही हाइपोथेटिकल लगती है, लेकिन कवि के दृष्टिकोण से देखिए तो कितनी बड़ी बात वो महसूस कर रहे हैं कि हमारा जो धरती बंजर नहीं है, ये हमारी माँ का धूल भरा आंचल है। और ये नदियां जो बह रही है, ये हमारी माँ के गिरते हुए आंसू हैं, बहते हुए आंसू हैं। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विष्णन मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, दैन्य जड़ित, दैन्य जड़ित मतलब दीनता से जड़ित, दीनता गरीबी से जड़ित। यानी जड़ित, जड़ित का अर्थ होता है चेतनाहीन हो गई है,
गरीबी से हमारी भारत माता का श्रृंगार बिल्कुल फीका पड़ गया है और इस स्थिति से हमारी मां चेतनाहीन हो गई है। चेतनाहीन का मतलब होशो हवास खो बैठी है। दीनता ने हमारी माता को बिल्कुल बेहोश कर दिया है। अपलक नत चितवन, अपलक नत चितवन, नत मतलब होता है झुका हुआ, चितवन मतलब होता है दृष्टि। और इस दीनता ने हमारी माता के दृष्टि को झुका दिया है। हम इतने गरीब हो चले हैं कि इस गरीबी ने हमारी मां से हमारा सारा श्रृंगार छीन लिया है। और इस गरीबी का कारण हम हैं, हमारी मां नहीं। इस गरीबी का कारण, उनके श्रृंगार विहीन शरीर का कारण हम हैं। हम मेहनत नहीं करते, हम अंग्रेजों से नहीं लड़ते, इसलिए लोग उन्हें लूट कर लेकर जा रहे हैं। तो दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, और वो जो झुकी हुई दृष्टि है वह अपलक है, यानी ऐसे आंख भी बंद करके नहीं खोल रही है। अधरों में चिर नीरव रोदन, अधर, अधर मतलब होता है होंठ, अधरों में चिर नीरव रोदन। और इस दृश्य से जो उनका रुदन निकल रहा है, जो उनका रोनापन निकल रहा है, वह आज से नहीं निकल रहा है, बहुत लंबे समय से निकल रहा है। अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विष्णन मन। तम मतलब होता है अंधकार, तम मतलब होता है अंधकार, युग युग के तम से विष्णन मन। और ये जो स्थिति है वह आज थोड़ी, अरे बेटा आज हम कोई काम करें और उसका निगेटिव प्रभाव हमको आज ही मिल जाए तो हम वो काम नहीं ना करेंगे। जैसे अगर हम आज नहीं पढ़े और कल हमको आ जाए रिजल्ट कि आप फेल हो गए, तो ऐसा नहीं करेंगे हम कि हम जैसे कि आज नहीं पढ़ें। लेकिन ये एक लंबा समय है, हमने लंबे समय तक इग्नोर किया, और लंबे समय तक इग्नोर करने के कारण ही इस अंधकार से, युग युग के तम से, युग युग के तम से विष्णन मन, विष्णन मतलब होता है विषादमय, विषादमय का मतलब होता है चिंतित, दुखी। हमारे युग युग के अंधकार से उनका मन दुखित है और वह अपने ही घर में प्रवासिनी है, वह अपने ही घर में बेगानी की तरह है। जैसे आप अपने भी घर में अपनी माँ को देखते होइएगा, यदि वह आपसे कभी कल्पित हो जाती हैं, दुखित हो जाती हैं, तो पहले तो आपको बहुत मारा पीटा करती हैं, लेकिन जब वह भी खत्म हो जाता है या फिर किसी कारणवश माता पिता में ही थोड़ा बहुत झगड़ा झंझट होता है, माँ जो मुंह फुलाकर बैठ जाती है, उसके बाद माँ से आप पूछने जाइएगा कि माँ खाना बनाए हैं, तो माँ बोलती है हमसे क्या पूछते हो, जाके देखो अपने से। यानी वह अपने ही घर में बेगानी की तरह आचरण करने लगती है। तो हमारी जो भारत माता है, जिसका श्रृंगार छीना गया है, जो विषाद में दृष्टि से अपलक नीचे झुकी रही है, जो इतने अंधकार से, युग युग के अंधकार से दुखी है, वह भी अपने ही घर में प्रवासिनी की तरह है। प्रवासिनी अर्थात बेगानी की तरह है, अपने घर में प्रवासिनी। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुदित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। क्या शब्द है, शब्द की सुंदरता को महसूस कीजिए सर। 30 कोटि संतान, माफ कीजिएगा, 30 कोटि संतान, जिसकी 30 करोड़ संतान नग्न तन के साथ है, यानी जो गरीबी से लड़ रही हैं। जस्ट सेकंड पानी पी लें। तीस कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुदित, आधी भूखी, शोषित,
शोषित हुई निरस्त्र जन, अब इसके पास कोई अस्त्र भी नहीं है लड़ने के लिए, मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, बेवकूफ, असभ्य, अनपढ़, निर्धन। जिस मां की 30 करोड़ संतान नग्न अवस्था में, यानी 30 करोड़ संतान के शरीर पर कपड़ा न हो, आधी भूखी, शोषित, बिना किसी अस्त्र के, बिना किसी पढ़ाई लिखाई के घूम रही हो, वह तो माथा झुकाकर, यानी नतमस्तक, अभी बताए थे नत मतलब झुका हुआ, नतमस्तक, तरुतल निवासिनी, ऐसी भारत माता तो झुके नजर के साथ, झुके माथे के साथ पेड़ के नीचे ही बैठी मिलेगी ना। वो महलों में राज करती कहाँ मिलेगी। वह सारे ऐशो आराम झेलते, ऐशो आराम का लुत्फ उठाते हुए कहाँ आपको दिखेगी, कहाँ दिखेगी आपको। जिसकी 30 करोड़ संतान ऐसी हो, क्या वह माँ कहीं खुश रह सकेगी। अरे आपके मुख पर मलिनता आ जाती है तो आपकी माँ का नींद और चैन खत्म हो जाता है। तो भारत माता के 30 करोड़ संतान की बात कवि कह रहे हैं, ऐसे ही हो जाएगा। तो उसकी स्थिति का वर्णन यहां कवि ने किया है। स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेंदु हासिनी। स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित है, माता का आंचल खेत वाला है, खेत है, और उस खेत पर लहलहाते फसल पर अंग्रेज रौंद कर आगे बढ़ रहे हैं। यानी उनको केवल लगान की पड़ी हुई है, फसल है न है, खड़ी फसल बेकार हो जाती है, उसके बारे में कोई चिंता नहीं करता है। तो यही इस लाइन का अर्थ है। शस्य का अर्थ होता है बेटा, शस्य का अर्थ होता है फसल। स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, जिसकी लहलहाती फसलों पर पैर से रुंदन चल रहा हो, पैर से जिसकी लहलहाती फसलों को रौंदा जा रहा हो, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, और इस दृश्य से धरती जैसा सहिष्णु, सहिष्णु का अर्थ होता है ऐसा जो सह सके, सह सके। आज तक बोलिए ना, कभी धरती ने आपको उठकर बोला है हे हो कहीं ना चले छो, लाजने लगे छो, हवा में चलो, इतना वजन ले गौरव सर 109 किलो के चले छो रोड पर। कभी धरती ने ऐसा बोला। आज आप धरती को काट कर लेकर चले जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों के शासन काल में कवि कहते हैं कि धरती सा सहिष्णु मन भी कुंठित है, क्योंकि यह धरती भारत माता है। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, कांपते हुए होठ मौन है और मौन मुस्कान दे रहे हैं, मौन मुस्कान दे रहे हैं। राहु ग्रसित शरदिंदु हासिनी, शरद ऋतु में भी, शरद ऋतु की ठंडक में भी राहु ने जैसे अपनी काल दृष्टि डालकर उसे भी गर्म बना दिया। यानी हमारी भारत माता के जितने भी फसल, लहलहाते फसलों पर अंग्रेज रौंदते हुए चले जा रहे हैं, इस दृश्य से धरती का मन भी जो सहिष्णु है वह कुंठित है। उनका अधर मौन है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन कांपते हुए अधर अंदर ही अंदर मौन है। राहु ग्रसित शरदेंदु हासिनी, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, जिसके माथे पर चिंता है, भ्रिकुटी चिंतित है,
क्षितिज यानी धरती जहां भारत माता की खत्म हो रही है, धरती और आसमान मिल रहे हैं, वह भी अंधेरे से है। यानी कहीं दूर से भी रोशनी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है, खुशियों की रोशनी। नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित, और ऐसे में नयन जो भींगे हुए लोगों के हैं और इनसे पूरा आसमान वाष्प के समान भरा हुआ है। आनन श्री छाया शशि उपमित, और जिसका आनन, आनन का अर्थ होता है आनन का अर्थ होता है मुख, और ऐसा लगता है आनन श्री छाया शशि उपमित, जिसके मुख की शोभा चंद्रमा के समान है, वह भी ज्ञान की मूढ़ गीता प्रकाशिनी, वह भी आज मूर्ख बनी हुई है। ऐसी धरती जिसने गीता को प्रकाशमान किया है। हम उस दुर्दिन में जी रहे हैं जहां हमें दूर से भी रोशनी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हमारा आसमान बादलों से वाष्पाच्छादित नहीं है, हमारे आंसुओं से वाष्पाच्छादित है। हमारे भारत माता का चंद्रमा का समान मुख भी आज छाया में घिरा हुआ है। वह धरती जो गीता को प्रकाशित करती थी, वह आज मूर्ख बनी हुई है, वह भी आज मूर्ख बनी हुई है। और फिर लिखते हैं, सफल आज उसका तप संयम, आज वही सफल तब कहलाएंगे हम लोग। और इतना तप हमारी भारत माता कर रही है, इतना सब कुछ वह झेल रही है, यह तब सफल होगा, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपन, हरती जनमन भय, भवतम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी। इतना सब कुछ सहने के बावजूद भारत माता आज भी हमारे लिए पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? क्योंकि क्योंकि वह आज अपने तप संयम से हमको आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कभी कंप्लेन हमसे नहीं किया। अपने स्तन से जो अमृत बहता है, उसमें अहिंसा रूपी अमृत पिलाया है उन्होंने। उन्होंने हमें बताया है कि हिंसा नहीं करना है, प्रेम से सभी को जीतना है। पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपन, हरती जन मन भय, जन के मन की भय को हरती हुई, भव तम भ्रम, और सभी अंधकारों और भ्रम को हरती हुई हमारी माता जग जननी है, जो जीवन को विकास की ओर लेकर जा रही है। तो ये कविता थी और ये इसका अर्थ था कि भारत माता जो गांवों में रहती है, उसका आंचल आज धूल से भरा हुआ है। उनके चंद्रमा के समान मुख की शोभा मलिन हो गई है। अब तो कुछ कीजिए, ऐसा कवि उस समय कह रहे हैं जिस समय इन्होंने ग्राम्या में इस कविता को लिखा है। ग्राम्या इनका काव्य संकलन है और वहीं से ये कविता ली गई है। ठीक है, अब चलते हैं, अब चलते हैं, बारी है ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव के लिए सब लोग तैयार रहिए, ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए बार बार आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव के दौरान किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आइए सर, ये हमारे चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव चल रहा है। भारत माता किनकी कविता है? इस सब क्वेश्चन तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। भारत माता किनकी कविता है? तो सुमित्रानंदन पंत की कविता है। भारत माता सुमित्रानंदन पंत की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म
1900 ईस्वी को हुआ था। और हम हट जा रहे हैं, प्लीज जरूर लिखिए, क्योंकि 124 के बाद फिर आज हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। कितना ऑब्जेक्टिव हम आपको करा रहे हैं फिर एक बार, ऐसा नहीं है कि हम आपका एक बार खत्म कर दिए, 2-3 बार को हम जरूर ट्राई करेंगे कि ये सब कुछ हो। आपके लिए जितना हो सकता है हम उतना करते हैं, आप कितना जुड़ते हैं, कितना करते हैं, वो देखिए। सुमित्रानंदन जी पंत जी के पिता का क्या नाम था? तो गंगादत्त पंत था। सुमित्रानंदन पंत जी के पिता का नाम गंगादत्त पंत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की माता कौन थी? सुमित्रानंदन पंत जी की माता सरस्वती देवी थी। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी की माता सरस्वती देवी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो लाल है, यानी इसका मतलब है कि ये बिहार बोर्ड में पूछा गया है। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श, काल्पनिक, यथा तथ्य, इनमें से कोई नहीं। तो यथा तथ्य, यथा तथ्य यानी जैसा है वैसा ही चित्र प्रस्तुत किया गया है। कोई आदर्श या कोई काल्पनिक चित्र नहीं प्रस्तुत किया गया है। इनका जो चित्र प्रस्तुत किया गया है वो यथातथ्य प्रस्तुत किया गया है। और प्लीज स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आपको हम बार बार बोल रहे हैं, इतना समझाने वाला कोई टीचर जल्दी नहीं मिलता है, बट फिर भी आप, अब आपकी मर्जी है। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छाया युक्त चंद्र से। ऐसी चंद्रमा जो छाया युक्त है, यानी जिस पर ग्रहण लगा हुआ है, उससे उन्होंने तुलना की है। पंत जी प्रख्यात कैसे कवि हैं? पंत जी प्रख्यात छायावादी कवि हैं। पंत जी प्रख्यात छायावादी कवि हैं। नेक्स्ट है, पंत जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हम पढ़ाएं, चिदंबरा के लिए। पंत जी को चिदंबरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कवि पंत जी के अनुसार भारत माता का आंचल कैसा है? धूल भरा है। भारत माता का आंचल कैसा है? तो भारत माता का आंचल धूल भरा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं कवि इस क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि पंत जी की प्रमुख काव्य कृति कौन सी है? उच्छ्वास, ग्राम्या, चिदंबरा, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। उच्छ्वास भी है, ग्राम्या भी है, चिदंबरा भी है, सब है, तीनों है। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार भारत माता के कितने संतान नग्न तन भूखे अशिक्षित और निर्धन है? तो 30 कोटि यानी 30 करोड़ संतान जो है इनके नग्न तन भूखे अशिक्षित और निर्धन है। नेक्स्ट है, सुमित्रानंदन पंत रचित, ये भी लाल में यानी ये भी बिहार बोर्ड में पूछा गया है। सुमित्रानंदन पंत रचित कविता भारत माता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो ग्राम्या से संकलित है, ग्राम्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंत जी के अनुसार भारत माता है मिट्टी की मूरत उदासिनी व अपने घर में प्रवासिनी, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, जितनी भी चीजें दी गई हैं सब हैं। नेक्स्ट है, भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की हैं? तो भारत माता की। सिंपल, ये सब क्वेश्चन में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए क्योंकि अभी तुरंत पढ़ाएं। किस कवि का आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की हैं? तो भारत माता की है। सब आराम से आप कीजिए। सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी किसे कहा है? तो भारत माता को कहा है। मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी भारत माता को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना कवि पंत की नहीं है? ग्राम्या, चिदंबरा, उच्छ्वास, स्वदेशी। स्वदेशी ने अभी पढ़वे किए हैं आप लोग चैप्टर 3 में। नेक्स्ट है, कवि पंत के अनुसार भारत माता है ग्रामवासिनी, नगरवासिनी, प्रवासिनी, इनमें से कोई नहीं। ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। अगला क्वेश्चन है,
कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो सुमित्रानंदन पंत की माता का देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन से हैं? तो सुमित्रानंदन पंत हैं, सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट है स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला है चिदंबरा किनकी रचना है? पंत की रचना है। किस कवि के पिता कौसानी टी स्टेट में अकाउंटेंट थे? तो सुमित्रानंदन पंत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रख्यात छायावादी कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। कवि पंत के अनुसार गंगा यमुना में प्रवाहित क्या प्रवाहित हो रहे हैं? गंगा यमुना में क्या प्रवाहित हो रहे हैं? तो आंसू जल प्रवाहित हो रहे हैं, भारत माता का आंसू प्रवाहित हो रहा है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है कवि के अनुसार भारत माता की कितनी संतान? ये तो अभी तुरंत हम बताए थे 30 कोटि। क्वेश्चन रिपीटेड है, 30 कोटि रिपीटेड क्वेश्चन है। कवि ने भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना किससे की है? छायायुक्त चंद्र से। ये भी ग्राम्या किनकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। कौन सी रचना पंत जी की है? तो स्वर्ण किरण। नेक्स्ट है सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो उदास माटी की, सुख समृद्धि की, उदारता की, त्याग की। तो उदास माटी की, उदास माटी की। अगला क्वेश्चन है सफल आज उसका संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोतम। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? भारत माता की। आज 33 क्वेश्चन था जिसमें 2 क्वेश्चन रिपीटेड था, 31 क्वेश्चन। इससे पहले हम आपको 124 करा चुके हैं। टोटल 155 ऑब्जेक्टिव हो गया। टोटल 155 ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा लेट से शुरू हुआ, पहले भी हम क्षमा मांग चुके थे, अभी फिर क्षमा मांग लेते हैं। लेकिन क्लास आपको अच्छा लगा होगा। कविता फिर से पढ़नी हो तो थोड़ा सा पीछे अपने रेड कलर का ऐसे ऐसे डॉट जा रहा होगा, उस लट्टू को थोड़ा सा ऐसे पीछे कर लीजिएगा। कविता में फिर हम बोलने लगेंगे। हम तो आपकी उंगली के गुलाम हैं। जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िए, लेकिन पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड नाइट।